1979 से लेकर के 2023 तक सुरक्षित रहने वाला दुर्दांत अपराधी आज कानून के सिकंजे के सामने चूहे की तरह बिलबिला रहा है। 7.6 बोर के पिस्टल मिल रहे हैं इनके पास में, गुदड़ी के लाल हैं क्या कि बहुत बड़ा परचम लहराने जा रहे थे और इनको एनकाउंटर कर दिया गया। इन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला किया। उस दौरान में पुलिस प्रशासन को लगा कि कोई विकल्प नहीं है तो जवाबी कार्रवाई की, इसमें ढेर हो गए। आज दोपहर को जब सभी लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे तब एक खबर आती है कि अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक साथी गुलाम की उत्तर प्रदेश एसटीएफ के द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया है। चर्चाएं उसके बाद बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि दूसरी तरफ अतीक अहमद की पेशी प्रयागराज की एक अदालत में हो रही है और कल ही अतीक अहमद ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी हमको बख्श दीजिए, अब हम मिट्टी में मिल गए हैं। इस पर हम बात करने के लिए पुरुषोत्तम तिवारी जी के साथ में हैं, वरिष्ठ लॉयर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात कि अतीक अहमद के ऊपर ये कार्रवाई होनी एक तरीके से उसके परिवार के ऊपर, अभी तक कार्रवाई उसके गुर्गों पर हो रही थी, तमाम लोगों पर हो रही थी, तब एक सवाल उठ रहा था कि भाई अतीक का परिवार जिसको कहा जा रहा है कि मेन कल्प्रिट है, वही जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब एनकाउंटर हुआ उसके बेटे का, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं बिल्कुल इस एनकाउंटर को मैं बड़ा ही कानूनी रूप से अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो देखो, एनकाउंटर इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड इन द क्रिमिनल लॉ, रेदर इट इज़ यूज्ड बाय द लॉ कमीशंस। परिस्थिति यहाँ पे ये है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 96 हमें प्राइवेट डिफेंस की राइट्स देती है कि जब भी ऐसी परिस्थिति बन जाए कि आपके जान की या संपत्ति के नुकसान की पूरी संभावना हो और उस दौरान में आप विकल्पहीन हैं, उस दौरान में आप अपने आत्मरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। ये जो एनकाउंटर हुआ, इसका प्रकरण जो है, आप एक बार उसे देखें कि क्या हुआ यहाँ पे। इस एनकाउंटर में ये कानपुर और झांसी हाईवे के पास में किसी बांध के पास छिपे हुए थे। वहाँ पे एसटीएफ की टीम ने इन्हें घेरा और जब इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा तो इन्होंने उनके ऊपर फायरिंग कर दिया। अब यहाँ पे आप कानूनी पहलू से अगर देखेंगे तो जब किसी व्यक्ति के जान की स्थिति बनाई कि उसको मर सकता है, वो कोई विकल्प ही नहीं है उसके पास में, तो जवाबी कार्रवाई तो होगी। उस जवाबी कार्रवाई में इनकी मृत्यु हो गई, ढेर हो गए। अब दूसरा पहलू जो आपने कहा कि अतीक अहमद का परिवार, देखो यहाँ पे अतीक अहमद के परिवार की बात मत करो। असद भी एक ऐसा अपराधी है जिसके ऊपर 5 लाख का इनाम था। और उसके साथ मारा गया व्यक्ति भी, उसके ऊपर भी 5 लाख का इनाम था। और मुझे लगता है कि दुर्दांत अपराधियों के साथ में प्रशासन को अपने तरीके से निपटना चाहिए। इस पे किसी इफ एंड बट और प्रश्न का सवाल ही नहीं है। कहा जा रहा है कि टारगेट किया जा रहा है, राजनीतिक रंजिश है योगी आदित्यनाथ की इन लोगों के साथ में, इसलिए इनके खिलाफ छोड़ दिया गया है, वरना बाकी माफियाओं को तो बख्श दे रही है प्रदेश सरकार। जरा आप मुझे नाम बताइए कि किस माफिया को बख्श दिया गया है और किस माफिया के साथ सामने प्रदेश सरकार झुकी है। आप किसी एक का मुझे नाम बताइए। पहली बात तो मैं प्रदेश सरकार का यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो दिख रहा है चीजें उसे तो कम से कम बोलो। वही ना, एक कानूनविद के नजरिए से ये बात और अहम हो जाती है। आप एक चीज देखो ना, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि अगर एक व्यक्ति की जिसके एनकाउंटर की गई है उस परिस्थिति क्या थी और उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए था, इसको लेकर के जो कानून कहता है मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अगर आप ये कहते हो कि और माफियाओं को प्रदेश सरकार छोड़ देती है, पहली बात तो आपको पता है इनके बारे में पूरी पृष्ठभूमि पता है आपको। फिरोज तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद कैसे बन जाता है आपको पता है। पहली एफआईआर जब दर्ज हुई उस दौरान में अगर प्रशासन ने सख्ती से पेश इनके साथ आई हुई थी तो मुझे लगता नहीं कि इस तरीके से उभर कर आते। थोड़ी सी वो कहानी अगर आप समझा सकें हमारे दर्शकों को, कि मुझे पता है आपको पता है, लेकिन दर्शकों के लिए ज़रूरी है कि क्या रहा वो बैकग्राउंड की, क्या परिस्थितियाँ, चाहे प्रदेश की कह लें चाहे प्रयागराज की कह लें, कैसी परिस्थितियों में इसका उभार हो जाता है। उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का भी नाम सामने आता है। देखिए, मुझे नहीं पता किसका नाम शामिल था किसका नहीं था, लेकिन पहली बात तो ये कि इतना इंस्पिरेशन नहीं है अतीक अहमद जिसकी स्टोरी दिखाई जाए। मुझे तो उस दिन से आपत्ति है मेन स्ट्रीम मीडिया से या उन सभी लोगों से जिन लोगों ने इसकी कवरेज करी कि कहीं इसकी गाड़ी ना पलट जाए। अब अतीक अहमद जी शुशु करने जा रहे हैं, तो मुझे तो उस दौरान से ही पीड़ा होने लगी। आप दिखा क्या रहे हो, आजकल के युवाओं को संदेश क्या दे रहे हो आप। एक दुर्दांत अपराधी को आप हीरोइक रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो न सिर्फ आप प्रशासनिक व्यवस्था में खलल पैदा करते हैं, बल्कि आप युवा पीढ़ी की मानसिकता पर भी गहरा प्रभाव देते हैं। आप उसको क्या समझ में आएगा, क्या समझेगा। बहुत संवेदनशील स्थिति होती है युवाओं की। उस दौरान में वो उस अपराधी को हीरो मानना शुरू कर देते हैं। करिश्मा बनाया जा रहा है उसका। बस ये चीजें की जा रही है। ये क्यों नहीं देखा जा रहा कि 100 से अधिक मुकदमे दर्ज है, उसमें नामजद है ये व्यक्ति। 100 से अधिक, कितनी बड़ी बात है। यही से जब हत्या की गई प्रयागराज में फरवरी में, राजू पाल हत्या, उमेश पाल की पहले, हाँ राजू पाल की पहले। और राजू पाल की हत्या क्यों की गई थी? वो इसलिए क्योंकि वो चुनाव जीत गए, उनकी हत्या कर दी गई।
भाई इतना बड़ा खौफ का आलम तुम बना करके रखोगे, इतने बड़े तुम अपने आप को राजा समझोगे। भाई इस देश में मुझे लगता है कानून का राज है, लगता क्या स्पष्ट तरीके से है। हाँ। और अगर आपको मार्ग चुनेंगे, आपको ऐसा लगता है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करके किसी भी, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत के किसी भी राज्य में कोई भी अगर अपराधी ये समझता है कि उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो उस परिस्थिति में मैं सर आपको बता देना चाहता हूँ कि ये उनकी भ्रम है। क्योंकि कोई ना कोई योगी आता है, कोई ना कोई संत आता है और अपराध के बने इमारत को छोटे छोटे ईंटों में बिखेर कर फेंक देता है। मैंने आपको पहले भी बताया, आप यहाँ पे हैं और आपके ऊपर किसी व्यक्ति द्वारा हमला कर दिया जाए और आपके पास कोई विकल्प ही ना हो, तो आप क्या करेंगे? अपने आप को बचाने का प्रयास कैसे करेंगे? बचाने का प्रयास भाग के करेंगे या लड़के करेंगे? लड़ना अंतिम उपाय अगर रहेगा तो लड़ेंगे। अंतिम उपाय जो लड़ना रहेगा तो लड़ेंगे। अब आप यहाँ पे इस व्यक्ति की जब हत्या हुई है, जो जिस व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ है, इसके साथ में मिले क्या हैं? आप जरा आपने पढ़ाई से, विदेशी हथियार मिले, विदेशी हथियार मिले भाई साहब। 7.6 बोर के पिस्टल मिल रहे हैं इनके पास में। गुदड़ी के लाल हैं क्या कि बहुत बड़ा परचम लहराने जा रहे थे और इनको एनकाउंटर कर दिया गया? इन्होंने पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला किया। उस दौरान में पुलिस प्रशासन को लगा कि कोई विकल्प नहीं है तो जवाबी कार्रवाई की, इसमें ढेर हो गए हैं। इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। अतीक अहमद तो कल कह रहे थे कि भाई हम मिट्टी में मिल गए हैं, हमारे परिवार को बख्श दीजिए, हमारे बच्चे और बीवी को खेलने खाने दीजिए। इतने परिवारों को उजाड़ने के बाद अतीक अहमद जब ये कहते हैं तो कैसा लगता है? देखिए क्या है, पहली बात तो है कि कोई भी व्यक्ति हो, मैं निजी तौर पे अतीक अहमद की बात नहीं कर रहा हूँ और मैंने देखा भी नहीं उन्होंने बोला कि नहीं बोला, कल बोला होगा उन्होंने। पहली बात तो यहाँ पे ये है कि किसी के परिवार का आप सब कुछ उजाड़ दें। जब किसी के परिवार का उसके बेटे की हत्या होती है ना, उसका सब कुछ लुट जाता है। जब किसी के भाई की हत्या होती है, सब कुछ लुट जाता है। आप समझिए कि ऐसे बहुत सारे मामले जिसमें जेल में पकड़ करके उठवाया गया है, लोगों को मारा गया है, उससे ज़बरदस्ती साइन करवाई गई है, कितनी घटनाएं हुई हैं। इन्हीं उमेश पाल के साथ ही हुआ था, ऐसी घटनाएं हुई हैं। और अब जब आपके ऊपर कानून का शिकंजा कस रहा है सर, कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। आप कर्म से तो नहीं जा सकते, सब ईश्वरीय कृपा होती है और ईश्वरीय योग होता है यहाँ पे। इससे पहले 1979 से लेकर के 2023 तक सुरक्षित रहने वाला दुर्दांत अपराधी आज कानून के शिकंजे के सामने चूहे की तरह बिलबिला रहा है। ये वास्तविकता होनी चाहिए भारत के सभी राज्यों में कि अपराध करने वाले व्यक्ति का कोई आधार ही नहीं होना चाहिए, उसका कोई पहचान ही नहीं होना चाहिए, उसको हीरोइक अंदाज में प्रस्तुत ही नहीं करना चाहिए। कुछ राजनीतिक पार्टियां थी जो उनको गले लगाने के लिए तैयार थीं और संभवतः आज की तारीख में भी कुछ लोग तैयार हैं कि आओ भैया हमारे साथ आओ, हम हर हाल में तुम्हारा जो है वकालत करेंगे किसी न किसी रूप में। देखो वो सर वो जाने और उनका काम जाने, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं तो अपने अधिवक्ता साथियों को बधाई देता हूं कि इलाहाबाद कोर्ट ने जब निर्णय सुनाया तो हमारे अधिवक्ता साथियों ने उसी उमेश पाल के परिवार से पुराने जूते चप्पलों का माला लेकर के और उनको पहनाया। मैं उन वकील से भी मिला था जो वो माला लेकर के गए थे प्रयागराज में जाकर के। बहुत रोष था उनके भीतर कि भाई हमारे भाई की हत्या की थी, उमेश पाल भी वकील थे, ठीक है, भाई की हत्या करी थी। तो क्या मतलब कि ये पूरे समाज का एक रोग है, क्या नाम मतलब अतीक अहमद, क्योंकि वकीलों के साथ भिड़ंत, पुलिस वालों की हत्या। कैंसर है, देखिए कई प्रकार के रोग होते हैं, आपको बता दूं, जिसमें कुछ रोग ऐसे होते हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं होता, उसका विकल्प ही होता है कि काट करके फेंकना। वो कैंसर है, ये ठीक है, बिल्कुल कैंसर है, इसको खात्मा जरूरी है भाई साहब। ये है क्या, है क्या? अतीक अहमद क्या है समाज के प्रति? इन्होंने ऐसा क्या करा, आप मुझे बताइए। इनको मसीहा के तरीके से पेश किया। किसके मसीहा हैं वो? कौन सा मसीहा है? और ये मसीहा नहीं है, हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पे भगवान राम को मानते हैं। मसीहा कौन है भाई साहब? मैं तो नहीं जानता मसीहा को। मसीहा मीन्स व्हाट? मुसलमानों का मसीहा बताया जाता है इनको। ओ अच्छा, मुसलमानों के मसीहा होते हैं, मुझे नहीं पता। आई नो अबाउट हिंदू रिलीजन, मुझे मेरे राम जी के विषय पे पता है, मुझे वासुदेव कृष्ण के विषय पे पता है। अब मसीहा और आप पता नहीं किसके किसके बोलो, मुझे नहीं पता। आप ऐसी बात कहेंगे तो फिर तो यही हो जाएगा ना कि आप हिंदू हैं भाई साहब इसलिए मुसलमान को मारा जा रहा है, खुश हो रहे हैं। ऐसा क्यों है कि जितने भी अपराधी हैं उसका मजहब एक से ही जुड़ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है फिर? विकास दुबे क्या था? वो तो एक अपवाद कह दिया जाएगा। अब सर ऐसा है, देखिए आपको जो बोलना है आप बोलिए। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बीते कुछ महीनों वर्षों की खबरों के आधार पे कह रहा हूँ कि जो आपने ये एक लाइन बोल दी कि मैं हिंदू हूँ, और ये मैं मसीहा को कैसे, आपने कहा कि उन्हें मसीहा माना जाता है, मुझे क्या पता मसीहा क्या होते हैं? मुझे तो ये पता है कि वासुदेव कृष्ण होते हैं, मुझे पता है हमारे राम जी होते हैं, मुझे तो ये चारित्रिक, मुझे तो जो पता है मैं तो वही बोलूँगा। अब उन्हें मसीहा माना जाता तो मसीहा का क्या कैरेक्टर था मुझे नहीं पता। क्या आदर्श के काबिल हैं वो? अतीक अहमद जैसा आदर्श किसी समाज का हो सकता है? देखिए समाज का तो छोड़िए, ऐसा आदर्श तो बहुत, क्या पता नहीं क्या कह रहे हो आप यार। आदर्श के किसी आसपास भी भटक रहे हैं। आदर्श होना चाहिए यहाँ पे एक व्यक्ति जो तमाम विरोधों के बावजूद
जो कहा वो करके दिखाया। कहा कि भाई हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, करके दिखा रहा है। आप व्यक्ति के विरोध में लगे रहो, लेकिन यहाँ तो अब समय बदल गया है सर। आप विरोध विचारों का कीजिए, मुद्दों पे चर्चा कीजिए, जनता स्वागत करेगी, अन्यथा आप व्यक्ति विशेष का विरोध करते रहिए। आप 2014 में भी हुआ था, अभी भी व्यक्ति का विरोध करते रहो आप। कि पुलिस प्रशासन की जान की खतरा हो जाए वहाँ पे और विकल्पहीन हो जाए तो वो जवाब दे सकते हैं, तो इसे जवाब देना कहते हैं। आप प्रशासन के ऊपर लाठी डंडा चलाओ, गोली मारो और प्रशासन जब आपको जवाब दे तो हाय हाय चिल्लाओ, ये कौन सा खेल है भाई? बड़े लंबे समय से ये विक्टिम कार्ड खेला जाता रहा है। अब खेला जा रहा है तो सर कब तक खेलोगे आप? कोई ना कोई आएगा योगी संत, हर राज्य में, हर प्रदेश में, हर समय पे आया है। जब जब इस देश में अपराध चरम सीमा पे रहा है, उस दौरान में ईश्वरीय योग से कोई ना कोई संत तो आता ही है। आप देखिए, एक समय था जब इस देश में बहुत बड़ा अत्याचार चल रहा था तो परशुराम जी थे। उसके बाद में जब आया ऐसा समय कि भाई साहब लंका वाला रावण, जब भाई कहा जाता था कि जब रावण चलता था तो धरती डोलती थी, ऐसा बड़ा दुर्दांत अपराधी आया तो प्रभु श्री रामचंद्र आए। ऐसा चलता रहा दौर। कंस जब आया, जब एक राजकुमार दुर्दांत विचारधारा से दूषित हो गया तो हमारे वासुदेव कृष्ण आते हैं। और उसी क्रम में अगर मैं बढ़ते हुए चलूँ, अभी देखूं तो हर प्रदेश में जहाँ जहाँ पे ऐसे दुर्दांत अपराधियों का भीड़ बढ़ते जा रहा है तो योगी संत भी आ रहे हैं सर। तो योगी मॉडल की ज़रूरत कितना है? मतलब प्रदेश से बाहर निकलने की ज़रूरत है क्या अब? मुझे तो लगता है कि इस मॉडल की ज़रूरत पूरे भारत के लिए। सबको एनकाउंटर करवाएंगे? मैंने एनकाउंटर के विषय पे तो कहा ही नहीं। ये डू नॉट नीड टू पुट वर्ड्स इन माई माउथ सर। मैं ना बुलडोजर की बात कर रहा हूँ, ना मैं बात कर रहा हूँ आपके एनकाउंटर की। आपने कहा कि योगी मॉडल, व्हाट डू मीन बाय योगी मॉडल? योगी मॉडल आप बुलडोजर और एनकाउंटर से समझते हो तो सर आपकी जानकारी यहाँ पे बहुत कमजोर है। नहीं, प्रचारित तो ऐसे ही किया जा रहा है। प्रचारित के आधार पर प्रश्न नहीं खड़े होते हैं सर, तथ्यों के आधार पर बात कीजिए आप। व्हाट इज द फैक्ट, यू नीड टू टॉक अबाउट द फैक्ट। अब ये कौन सा प्रश्न आ? रही बात यहाँ पे ये है बुलडोजर की, और आपको ये बता देता हूँ एनकाउंटर की। साफ बात है, अपराधी जहाँ भी होगा, जो भी होगा, उसको तो उस भाषा में जवाब दिया जाएगा सर। आप प्रश्न पूछ रहे हो जिस भाषा में, उस भाषा में आपको जवाब मिलेगा। जी। तो क्या जो विपक्ष के द्वारा, या कह ले जो सरकार के विरोधी हैं, योगी के जो कार्यशैली के विरोधी हैं, उनके द्वारा जो कहा जाता है कि भैया क्या कानून की किताब खत्म हो गई? जैसे आपने कहा कि कानून में डिफाइंड नहीं है एनकाउंटर, तो जो कानून में डिफाइंड चीज़ें हैं उनके जरिए मैं बता देता हूँ। कानून में क्या डिफाइंड है सर? भारतीय दंड संहिता के धारा 96 सेक्शन 96 ऑफ इंडियन पेनल कोड, व्हाट इट स्टेट्स, इट्स क्लियरली सेड कि जब भी ऐसी परिस्थिति बन जाए आम व्यक्तियों के लिए कि आपके सामने कोई भीड़ आक्रमण कर दे या कुछ लोग आपके ऊपर हावी हो जाएं और उस दौरान में आपके पास विकल्प ना हो, स्टेट मशीनरी अवेलेबल ना हो, तो आप स्वयं के बचाव के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। स्वयं के बचाव के लिए कोई जी जी, ये 96 में डिफाइंड है। दूसरा, आप बात कर रहे हो कानून की, तो यार तो मैं कानून इस अभी वर्तमान में जो इंडियन पेनल कोड है, मुझे तो लगता है कि इसी को परिवर्तित कर देना चाहिए, क्योंकि भारतीय दंड संहिता 1860 क्यों चल रही है, उसे 2020-22 क्यों नहीं हो रही है? समय बदला, परिस्थिति बदली, दंड के विधान भी बदलने चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि अपराध करने वाला व्यक्ति जो है ना, वो कई बार उसका लाभ भी ले जाता है। तो मुझे लगता है कि कानून लंबे समय तक मिलता रहा, तभी मेरा यहाँ से प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, बहुत सारे पीएल दाखिल किए जा रहे हैं कि भाई ये जो पुराने अंग्रेजों के समय के जो कानून है, उस कानून को हटा देना चाहिए अभी समय में, क्योंकि अंग्रेजों ने जो कानून बनाया उस कानून का एक अलग मतलब था। जैसे अभी आपको एक छोटे से कानून का मैं उदाहरण दे देता हूँ। अंग्रेजों के समय में प्रिवेंटिव कानून था। प्रिवेंटिव कानून का मतलब ये था कि अगर किसी घटना की अंदेशा मात्र होती है सरकार को, तो संदिग्ध को पकड़ के बंद कर सकते बिना किसी साक्ष्य के। ये कानून 1919 में रॉलेट एक्ट, उसमें इसका प्रावधान दिया गया कि उस व्यक्ति को ट्रायल तक की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फिर हमारा देश आज़ाद हुआ 1950 में, और उस दौरान में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी नेहरू जी द्वारा लाया गया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। सेम प्रोसीजर रहा वहाँ पे भी, वहाँ पे कि भाई कोई व्यक्ति जिससे राष्ट्र को खतरा है उसे पकड़ के बंद कर दो बिना किसी साक्ष्य के। समय बदला 1980, इंदिरा जी का शासनकाल। उस दौरान में कानून आता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, रसू का प्रावधान लगभग ऐसे रहते हैं। मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से काम करना चाहिए। आप अमेरिका का उदाहरण लीजिए, अमेरिका में मुझे लगता है कि उनकी 19 ईयर्स तक ही कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, फिर बदल लेते हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि पेनल कोड में तो कम से कम ज़रूर आवश्यकता है, इस पर विचार करना चाहिए सभी को कि इसमें परिवर्तन करना चाहिए। तो ये हमारे साथ वकील साहब थे जिनकी अपनी बेबाकी के साथ इन्होंने राय रखी, और उनके हिसाब से उत्तर प्रदेश में असद या अतीक या ऐसे जितने भी दुर्दांत अपराधी हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है
वो सही हो रहा है और ये आगे और बढ़ना चाहिए। आपकी राय क्या है इस पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, शुक्रिया।